गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रजनीकांत। रजनीकांत। कुशल कुमार। चलिए, कैसे आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब होमवर्क कर रहे होंगे प्रॉपर। और विजय प्रजापति बेटा खुश रहिए। सभी को अ वेरी 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 गुड इवनिंग। ठीक है। आज और कल के बाद आपकी 2-3 दिन की छुट्टी है, जैसा आप सबको विदित है ना? तो इसीलिए मैं आपको दिवाली के लिए बहुत सारा होमवर्क और बहुत सारा रिवीजन होमवर्क दूंगा। टेस्ट की इन्फॉर्मेशन बच्चे लगातार मुझसे पूछते सर टेस्ट कब होगा एंड ऑल दैट, क्या सिलेबस है। तो जो टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपके आज ऐप पे आ गया है ना? आपका जो एडीसी ऐप है उसमें सारा जो नोटिस बोर्ड है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, राइट? चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जब तक बाकी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, सबसे पहले आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की। क्या आप सबको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? क्या आप सबको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? क्या आप सबको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऑलराइट। हाँ जी, नहीं क्योंकि ये मुझे स्क्रीन यहाँ नहीं दिख रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या आप सबको अभी, क्योंकि मैं आपका चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ बेटा, मेरी स्क्रीन पे कोई चैट विजिबल नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, क्या आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? वीडियो ऑडियो ओके। अगर आप सबको आवाज क्लियर आ रही है और वीडियो भी क्लियर दिख रहा है तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आप हैंड रेज करेंगे दिख जाएगा, रेज योर हैंड तो मैं समझ जाऊंगा ऑल सेट। ओके समझ, हाँ ठीक है, किसी बच्चे ने लिखा मैं आपका चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ओके हाँ ठीक है, सबको आवाज वगैरह क्लियर आ रही, हो सकता है फिर इधर से कुछ प्रॉब्लम हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको मैं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे दूं। आपका सबसे पहला जो होमवर्क रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपको रिवाइज करना रहेगा लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 ऑफ फाइनिंग। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क आपको, जो जितना मैं इस चैप्टर में बता रहा हूँ और जो बच्चे स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, प्लीज बेटा इसे आप रिवाइज कर जरूर करना। दूसरा होमवर्क रहेगा, जब आप रिवाइज करोगे उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना रहेगा, शॉर्ट नोट्स ऑफ लेक्चर 1, 2 एंड 3, राइट? शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप सबका जो होमवर्क है एक्सरसाइज 1 में से, वो है 1 से लेके 28 और कुछ क्वेश्चन नंबर है, इन्हें आप सॉल्व कर लेंगे और साथ में बिगनर बॉक्स 1। ये जो होमवर्क है ये कंपलसरी है, सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। हो सकता है ये जो आखिरी के सवाल लिखे हैं इधर वाले, इनमें से कुछ सवाल आपसे नहीं बने, हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोग थोड़ा सा आधे घंटे पीछे हो एक्चुअली, तो हो सकता है वो टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लेना अगर हो जाए तो, राइट? आज मैं आपको रिवीजन का होमवर्क नहीं दे रहा हूं, जो रिवीजन का होमवर्क है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा और थोड़ा सा ज्यादा दूंगा, ठीक है? अभी तो फिलहाल आपको यही करना है और कुछ नहीं करना कंपलसरी है, राइट बच्चों? लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कॉमन आयन इफेक्ट की बच्चों, ठीक है? मैंने आप सबको बताया था, जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में, बहुत ध्यान से सुनिए, जब मैं बोल रहा हूं तो आप सबको सुनना है, ठीक है बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, और मैंने कहा था कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मिलाते हैं या मिलाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो कॉमन आयन आता है, उस कॉमन आयन की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा घट जाता है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। हम लोग पढ़ रहे थे, जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा होता है, ये कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने कैसा आयन मिलाया। तो लास्ट क्लास में अपन ने कॉमन आयन पे बात कर ली थी, अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ऑड आयन इफेक्ट, राइट? ऑड आयन इफेक्ट मतलब, इसका मतलब क्या है? इमेजिन करिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पहले से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था। गौर करना, चाहे कॉमन आयन हो चाहे ऑड आयन हो, शुरुआत में बच्चों हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, राइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट में इस बार भी हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, कॉमन आयन में भी हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही मिलाया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए, हमारे पास एसिटिक एसिड था, तो सॉल्यूशन के अंदर एसिटेट आयन और H+ आयन दोनों ही थे। जैसे ही हमने ऊपर से उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज NaOH मिलाया, तो उसमें एक Na+ आयन आया और OH- आयन आया, ठीक है? ये जो H+ और जो OH- आयन है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होने लगा। आप ये भी सोच सकते हो कि सर जो एसिटेट आयन और जो सोडियम है, ये भी तो सोडियम एसिटेट बनाएगा। बेटा ये सोडियम एसिटेट बनाएगा जरूर। हेलो ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट था, हमने उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, उसमें से एक ऐसा आयन आया जो इस आयन से रिएक्शन कर सकता है, H+ और OH- आयन से रिएक्शन होने लगी। तो जब कभी ऐसा आयन मिलाते हैं जिससे रिएक्शन होने लगे, उसे हम लोग बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट। बच्चा मुझसे कहता है सर ये बताओ H+ OH- आयन से पानी बनता है, तो सर हम ये भी तो कह सकते हैं CH3CONa बनता है। बेटा बिल्कुल बनता है, लेकिन बनते से ये टूट जाता है क्योंकि जो सॉल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब अगर CH3CO बना है तो इसे आप कह सकते हैं CH3CO- + Na+, ये बनते से ही टूट जाएगा, ये बनते से ही टूट जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि एक्चुअल में जो ऑड आयन का रोल प्ले कर रहा वो CH3CO- Na+ नहीं प्ले कर रहा, वो H+ और OH- आयन प्ले कर रहा। राइट, जैसे ही OH- आयन इस H+ आयन से रिएक्शन करता है, तो बच्चों ऐसा सोचो, ऐसा समझो कि जो H+ आयन था, जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये जो H+ आयन था उसकी कंसंट्रेशन घट गई। तो ऐसा सोचो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घट गई। तो जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घट गई, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल द रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही अपन ने यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कॉमन आयन नहीं ऑड आयन आया, ऑड आयन की रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसकी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई, मतलब उसका जो अल्फा है वो बढ़ गया। कॉमन आयन से कल वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा घटता है, ऑड आयन से वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ता है। कॉमन आयन वीक में लगता है, ऑड आयन वीक में लगता है, कॉमन आयन में स्ट्रॉन्ग मिलाया जाता है, ऑड आयन में भी स्ट्रॉन्ग मिलाया जाता है। बच्चों याद करिएगा, जब वीक में स्ट्रॉन्ग मिलाते हैं तभी कॉमन या ऑड आयन आता है। बस फर्क इतना यहां पे है कि ऑड आयन है तो यहां पे रिएक्शन हो रही है। राइट, इसी बात को समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल डिस्कस कर रहा हूं, और आप सबके सामने एक सवाल है, आप सबको मुझे एक एक पार्ट में आंसर देना है। राइट, एक एक पार्ट में आंसर देना है, तो अपन समझ जाएंगे आप समझे कि नहीं समझे। मैं आपसे, जैसे पहला केस है, तो मुझे आपको बताना है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कॉमन आयन लग रहा कि ऑड आयन लग रहा कि नो इफेक्ट हो रहा, कॉमन आयन लग रहा कि ऑड आयन लग रहा कि नो इफेक्ट हो रहा। राइट, तो पहले ऑप्शन में आप सभी लोग मुझे बताइए कि इसमें कॉमन आयन है कि ऑड आयन है कि नो इफेक्ट है। देखो, क्या एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है? जी हां सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हमने सॉल्ट मिलाया? जी हां सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन आयन आया, जिससे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा घट गया। क्या यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट है? बिल्कुल सर, यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट है। इन द सेम वे सेकंड एग्जांपल, CH3COOH, ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। HCl, ये कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखो यहां पर H+ आयन और यहां पर H+ आयन, क्या ये दोनों कॉमन आयन है? तो दूसरे वाले में भी क्या आएगा? दूसरे वाले में भी क्या आएगा? दूसरे वाले का भी आंसर बच्चों क्या होगा? कॉमन आयन। राइट, दूसरे वाले का भी आंसर क्या होगा? कॉमन आयन। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से आप सबको बताना है थर्ड वाला, NH4Cl + NH4OH। मैं बता दूं, जो NH4OH है वो एक वीक बेस है। राइट, और जो NH4Cl है वो सॉल्ट है, सॉल्ट है मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया। हेलो, हम लोग वीक में स्ट्रॉन्ग को मिला रहे हैं। तो बच्चा मुझसे कहता है सर पहले तो स्ट्रॉन्ग लिखा है। अरे यार, पहले लिखने से पहले मिलाना नहीं होता, कंटेनर के अंदर तो दोनों साथ साथ आएंगे ना। तो ऐसा समझो ना कि वीक बेस में अपन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, मतलब NH4 कॉमन आया, जिससे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा घट जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? सर यहां पर भी कॉमन आयन है। चौथे वाले में NaOH + H2SO4। नेक्स्ट, NaOH + H2SO4, NaOH + H2SO4 देखेंगे इसमें क्या होगा। क्या बात है, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना तो कॉमन आयन है ना तो ऑड आयन है, हेंस आंसर विल बी नो इफेक्ट। उसी प्रकार से नेक्स्ट केस बच्चों आपके सामने है NH4OH + HCl।
NH4OH एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? NH4OH और HCl से कोई ऑड आयन है कि कॉमन आयन है कि नो इफेक्ट है? देखो ना यार, NH4OH टूटेगा तो क्या बनाएगा? NH4++OH माइनस आयन। HCl टूटेगा तो क्या बनेगा? H++Cl माइनस आयन। H और OH की रिएक्शन नहीं होगी साहब? बिल्कुल होगी। तो क्या यहाँ पे ऑड आयन नहीं लग रहा? एंड द आंसर इज ऑड आयन इफेक्ट, एंड द आंसर इज ऑड आयन इफेक्ट, राइट? ठीक उसी प्रकार से HCl और NaCl, HCl और NaCl इसमें क्या कहेंगे सर? HCl एक वीक एसिड है, NaCl एक सॉल्ट है और सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? वीक एसिड में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया, CnCl कॉमन आयन आया, कॉमन आयन आने से अल्फा वीक एसिड का घट जाएगा, कॉमन आयन है तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कॉमन आयन वीक के लिए लगता है, वीक का अल्फा घटता है। अगर आप समझ गए तो आप सब मुझे नेक्स्ट पार्ट का आंसर देंगे। बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH, बैरियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे ना तो कॉमन आयन लगेगा ना तो ऑड आयन लगेगा। क्लियर? तो बहुत अच्छे, आप सब समझ गए कि आखिर ये वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने से कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं। अभी बच्चों हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो यार, हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको ये तो समझ में आ गया कि हम लोग आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम जो आता है उसको पढ़ते हैं। ये आयंस आता कहां से है? आयंस आता है जब हम उसे वाटर में ऐड करते हैं। किसे वाटर में ऐड करते हैं? जब हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में, तब हमें आयन मिलता है। कहीं ना कहीं जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होते हैं तो जब जब इलेक्ट्रोलाइट को हम जिस सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, बच्चों मैं आपको बता दूं पहले ही, मुझे स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे बस जहां मैं लिखता हूं वो दिख रहा है। तो आप लोग अभी कुछ पूछना नहीं, बस ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यार ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है कुछ भी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो प्लीज आप लोग अभी कोई डाउट मत पूछना, सुनना ध्यान से। हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम इधर से। लिसन केयरफुली प्लीज, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। तो मैंने कहा जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, कि जो आयंस हैं उनके इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं। तो सर आयंस आते कहां से हैं? आयंस तब आते हैं बच्चों जब हम इलेक्ट्रोलाइट को पानी मिलाते हैं। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट को पानी में मिलाया तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले वाटर को समझना होगा कि सर वाटर क्या रोल प्ले करता है इक्विलिब्रियम में। क्योंकि जब तक आप वाटर को नहीं समझोगे तब तक आप आयन के बीच में आए इक्विलिब्रियम को नहीं समझोगे। तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस। एक मिनट हो जाएगा, ऐसे कुछ भी, कुछ यहाँ पे जैसे बच्चे जो लिख रहे हैं वो नहीं दिखेगा। इसको मैंने रिफ्रेश तो किया, फिर से करूं? एक काम करें ना, हाँ 2 मिनट का वो लेके अपन या तो लॉग आउट करके लॉग इन करें। फिर से। क्या आप सबको अभी आवाज आ रही है? ऑलराइट, वीडियो भी क्लियर दिख रहा है? वीडियो भी क्लियर दिख रहा है? ठीक है। जो मैंने स्क्रीन शेयर की वो भी क्लियर दिख रहा है? ठीक है, अभी काम चल रहा है। चलिए, तो राइट, मैं कह रहा था कि जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले वाटर के नेचर को समझना होगा। तो सबसे पहले आपको मैं वाटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि 1 लीटर वाटर, सुनते रहे ध्यान से, 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने मोल्स होते हैं? 1 लीटर वाटर का जो वेट होता है वो होता है 1000 ग्राम, राइट? नंबर ऑफ मोल होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 55.5 मोल्स। इमेजिन करो, जब भी 1 लीटर वाटर है तो उसमें वाटर के 55.5 मोल्स है। मतलब अगर ये 1 लीटर पानी है तो इसमें पानी के 55.5 मोल्स है, पानी के, ठीक? तो अगर पानी के 55.5 मोल्स हैं तो अपन पानी का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। और आप सभी जानते हैं जो मोलैरिटी होता है बच्चों, मोलैरिटी का मतलब होता है N/V। कितने मोल्स है पानी के? 55.5। कितना वॉल्यूम है? 1, मतलब जो वाटर की मोलैरिटी है बच्चों वो है 55.5 मोल पर लीटर।
ये जो मोलारिटी होती है ना, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बड़ी स्पेसिफिक होती है। जैसे अगर इस 1 लीटर या इस पानी की मोलारिटी 55.5 है, प्योर वाटर कि अगर मोलारिटी 55.5 है तो कतरे कतरे की मोलारिटी 55.5 है। ये कहने का मतलब है आप आधा सॉल्यूशन ले लो, आप 100 ग्राम पानी ले लो, आप 720 ग्राम पानी ले लो, आप कितना भी पानी ले लो, यहाँ पे जो वाटर की मोलारिटी है 55.5 है। या आप ऐसे याद रखो, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी m होती है तो कतरे कतरे की मोलारिटी m होती है। इसकी जो मोलारिटी है, इसका जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 55.5 है। बच्चों आप सबको मैं एक फैक्ट बताता हूं, 1 लीटर पानी में 55.5 मोल पानी के होते हैं, मतलब 55.5 Na पानी के हैं। मोल कितना बड़ा नंबर है आप जानते हो, आप समझते हो। मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूं, 1 लीटर पानी के अंदर ये जो वाटर है, वाटर ये अपने आयंस में टूटता है और H प्लस और OH माइनस आयन बनाता है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि 1 लीटर पानी में 10 की पावर -7 Na पानी के H प्लस के हैं और 10 की पावर -7 Na OH माइनस के हैं। टोटल 55.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 55.5 मोल्स ऑफ वाटर है, उनमें से मात्र इतने ही H प्लस है, मात्र इतने ही OH माइनस है। एक बात आपको समझ में आती है कि एक H प्लस एक पानी से, एक OH माइनस एक पानी से, यानी कि अगर 10 की पावर -7 H प्लस है तो 10 की पावर -7 पानी ही टूटे। मतलब अगर मैंने आपको यह कंसेप्ट बता दिया कि 1 लीटर पानी में 10 की पावर -7 Na है, 10 की पावर -7 OH माइनस आयन है, तो हम सब यहां से अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा का फॉर्मूला मैंने आप सबको बताया था, टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। आई होप आप सबको याद होगा। तो जैसे ही मैं लिखता हूं अल्फा बराबर टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ, तो कितना टूटा 10 की पावर -7 Na, कितना लिया 55.5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो अल्फा की वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10 की पावर -9। 1.8 इंटू 10 पावर -9 ये अल्फा है वाटर का। बच्चों ये छोटा नहीं, बहुत छोटा है। हम कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है 1 से बहुत छोटा होता है। आप इसको देख के समझ जाएंगे 10 की पावर 9 है मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, यार बहुत छोटा है। ये मतलब होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जिसका अल्फा बहुत छोटा है, और जो पानी है उसका अल्फा तो कुछ ज्यादा ही छोटा है बच्चों। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है पानी, और जिस दिन मैंने कहा उस दिन एक बात तो पक्की हो गई, यार पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब पक्का पानी में इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में ही आता है, स्ट्रॉन्ग के जीवन में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। ये जो बोतल में पानी भरा है इसमें इक्विलिब्रियम है, सब कुछ थमा थमा सा है। अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें जितने H प्लस आयन है उतने ही OH माइनस आयन है। मजे की बात है वो 10 की पावर -7 है। मतलब मैंने कहा कि जो H प्लस आयन का नंबर है वो 10 की पावर -7 मोल है। तो भैया कितना कंसंट्रेशन है? अरे कंसंट्रेशन तो N/V होता है, मतलब 10 की पावर -7/1 बोले तो 10 की पावर -7 मोल पर लीटर है। क्या बात है। ये जो पानी आपके सामने दिख रहा है इसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -7 और दोनों इक्वल है। मतलब जितने H प्लस आयन है उतने ही OH माइनस आयन है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं। ना तो निगेटिव चार्ज ज्यादा है, ना तो निगेटिव चार्ज कम है, ना तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। बच्चों इसीलिए कहा जाता है कि वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर है, इसीलिए कहा जाता है वाटर न्यूट्रल है। न्यूट्रल की आज से एक डेफिनेशन होगी और हमेशा वही रहेगी, जब जब कंसंट्रेशन चार्ज का, पॉजिटिव का, नेगेटिव का इक्वल होगा तभी न्यूट्रल होगा। When the concentration of H positive becomes equal to the concentration of OH minus, तभी वो न्यूट्रल होगा। एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने कहा यार आज हमें पता चला कि जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर का जो अल्फा है वो बहुत 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 छोटा है। तो उसने कहा सर वाटर में इक्विलिब्रियम तो आता है। मैंने कहा आता है। सर जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो लिखा जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल लिखा जाएगा। तो चलो ऐसा करते हैं,
हम लोग वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। वाटर का आयोनाइजेशन हो रहा है तो हम लोग वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। वाटर का डिसोसिएशन हुआ, H+OH- आयन बना, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एक समय ऐसा आएगा जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। ये है H2O एक्वस, ये है H+ एक्वस, ये है OH- आयन एक्वस। जब हम इसका K का एक्सप्रेशन लिखते हैं बच्चों तो कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2। सभी वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो जो वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, जो कि फिलहाल आयोनाइजेशन कांस्टेंट है बच्चों, उसकी वैल्यू इतनी है। वैल्यू याद नहीं करनी, बस हम बता रहे हैं कितनी छोटी वैल्यू है। देखो 10⁻⁻16 के ऑर्डर का है। मतलब जो कुछ देर पहले मैंने आपको प्रूफ कराया था या बताया था कि वाटर का अल्फा बहुत छोटा होता है, वो इस के से भी जस्टिफाई होता है। जब कभी किसी का के बहुत कम होता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो रिएक्टेंट है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है यानी कि वो टूटना नहीं चाहता है। ये हम के को भी देख के समझ जाते हैं। जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होते हैं तो वाटर, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, हमने लिख लिया। लेकिन जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होते हैं तो हम यहां पे एक नया कंसेप्ट, एक नया जन्म बनाते हैं, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट। क्यों हम इस चैप्टर के लिए बनाते हैं, क्यों हम इसका एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले समझो कि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है क्या। नाम से ही इसका मतलब पता चल रहा, आयंस का प्रोडक्ट। वाटर में जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो वाटर में कौन कौन से आयन है सर? एक H+ है, एक OH- आयन है। तो जब हम इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2। मैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। केवल आयन का प्रोडक्ट चाहिए, तो ये जो H2 है उसको इधर लेके आओ, तभी तो केवल आयन का प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे ही H2 की कंसंट्रेशन इधर लेके आते हो, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- बराबर K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। H+ की कंसंट्रेशन अभी कुछ देर पहले आपको बताई थी 10⁻⁻7 एट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू 10⁻⁻7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो K इनटू H2 है बच्चों, हम लोग इसे ही बोलते हैं KW। क्या बोलते हैं? KW। और जो KW की वैल्यू आती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो वैल्यू आती है 10⁻⁻14। सर ये KW है क्या? आयनिक प्रोडक्ट है। हाँ सर वो तो समझ में आया कि आयन का प्रोडक्ट है। जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻14 होता है और ये कांस्टेंट होता है क्योंकि यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल टेम्परेचर के बदलने से बदलता है। ये जो KW है, ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट है। वो KW का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है और 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻14 है। एक बच्चा समझ रहा था, सुन रहा था, उसके मन में सवाल आया, सर यार इमेजिन करो ये 1 लीटर पानी है। मैंने कहा ठीक है। इमेजिन करो 25 डिग्री सेल्सियस है। मैंने कहा ठीक है। सर इमेजिन करते हैं इसमें हम कुछ एसिड मिला देते हैं। जैसे ही इसमें हम कुछ एसिड मिलाएंगे सर तो H+ तो ज्यादा आएगा। मैंने कहा बेटा H+ ज्यादा आना है आ जाए, बेस मिला दो OH- आना है आ जाए, लेकिन एक बात याद रखना, H+ आयन ज्यादा होने से OH- आयन कम हो जाएगा और एक ऐसे ज्यादा होगा, एक ऐसे कम होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है 10⁻⁻14 होगा, क्योंकि KW नहीं बदलेगा। बच्चे ने कहा सर फील नहीं आया। उसे मैंने इक्विलिब्रियम का एक सवाल याद दिलाया। बच्चे मैंने आपको इक्विलिब्रियम में एक सवाल कराया था, ए सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद 2B+3C। अगर आपको याद आया, सवाल कहता था सी की कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया, तो बताओ बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी? आंसर आया था 1/2√2 टाइम्स ऑफ बी।
बच्चे सी की कंसंट्रेशन को दुगना करने से बी की कंसंट्रेशन बदल रही थी, एक को बढ़ाया तो दूसरा घट रहा था, पर ऐसे बढ़ ऐसे घट रहा था कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बदल नहीं रहा था। मतलब आपको इस चीज को समझना होगा कि जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है। हमने इस चैप्टर के लिए एक नया टर्म बनाया Kw, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, चाहे एसिड मिलाओ, चाहे बेस मिलाओ, चाहे जो मिलाना है वो मिलाओ, आयंस का प्रोडक्ट तो भैया 10 की पावर -14 ही रहेगा। आयंस का प्रोडक्ट तो भैया 10 की पावर -14 ही रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब है आयंस का प्रोडक्ट। मैंने कहा सही है सर, ये जो आयंस का प्रोडक्ट हमने ऐसे लिखा, क्या इसे और तरीके से नहीं लिख सकते? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? देखो यार, KW होता है वाटर के लिए, तभी W बोला है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, सही है। H प्लस और OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है वाटर के लिए इक्वल होती है, तभी वाटर को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस व्हेन बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। समझो ना यार, जब दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होगा तभी तो ना पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा, तभी तो न्यूट्रल। न्यूट्रल है क्या? ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। जब दोनों इक्वल होंगे तभी तो नहीं है। अगर H प्लस ज्यादा तो पॉजिटिव है, माइनस साइन ज्यादा तो निगेटिव है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? ना H प्लस ज्यादा ना OH माइनस ज्यादा, मतलब दोनों इक्वल। अगर वाटर है, लिसन केयरफुली, अगर वाटर है तो वाटर के लिए H प्लस बराबर OH माइनस आयन है, इसीलिए KW को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, सर मान लीजिए वाटर नहीं है। मैंने कहा बेटा वाटर नहीं है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस तो हमेशा सत्य है। लेकिन अगर वाटर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि H प्लस आयन OH माइनस आयन इक्वल है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि H प्लस और OH माइनस आयन इक्वल है, लेकिन ये जरूरी है कि दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर -14 है। आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है, पर आयन का प्रोडक्ट KW के बराबर होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे जरूरी है। के नहीं बदलेगा, के नहीं बदलेगा। तो हम के एक्सप्रेशन को, KW के एक्सप्रेशन को कई तरीके से लिख सकते हैं। जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के लिए हम H प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, OH माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां H प्लस वहां H3O लिख सकते हैं, जहां H प्लस वहां H2O लिख सकते हैं, तो H3O का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। KW का एक्सप्रेशन लिख के हम जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बात करते हैं वो है पीएच और पीओएच पे रिलेशन निकाल पाते हैं। व्हाट इज पी? माइनस लॉग ऑफ H प्लस और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन पे हम रिलेशन निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस KW। और वो कैसे निकाला बच्चों सुनिएगा। KW का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग लिया, राइट हैंड साइड में भी लॉग लिया, तो माइनस लॉग KW बराबर माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस। बच्चों आप सभी जानते हैं जो माइनस लॉग है मैंने कहा वही P है, मतलब माइनस लॉग KW तो PKW, माइनस लॉग H प्लस तो PH, माइनस लॉग OH तो POH। बच्चों आज हमारे सामने PH और POH का रिलेशन आ चुका है, PKW बराबर PH प्लस POH। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो जो KW इसकी वैल्यू 10⁻14 है, तो जो PKW होगा बच्चों वो 14 होगा कि नहीं होगा? अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये हमारा एक्सप्रेशन बदल के होगा 14 बराबर PH प्लस POH। लिसन केयरफुली, ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है जो एक्वस सॉल्यूशन के लिए है, यह तभी वैलिड है जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए है, ये वैलिड है टेम्परेचर कुछ भी है। सर क्या मतलब? मतलब ये कि PKW 14 केवल 25 पे होता है, मतलब ये कि KW की वैल्यू 10 की पावर -14 केवल 25 पे होती है।
और ये 25 पे 10 की पावर -14 इसलिए होता है क्योंकि 25 पे H प्लस OH माइनस आयन 10 की पावर -7 10 की पावर -7 होता है। मतलब अगर सर दोनों 10 की पावर -7 नहीं होंगे तो pKw 14 नहीं होगा, नहीं होगा। तो बच्चे ने मुझसे पूछा सर आखिर ऐसा कब होगा? ये जो मैंने आपको बताया द एक्सप्रेशन ऑफ Kw, ये 25 डिग्री सेल्सियस में 14 बराबर pH प्लस pOH है। मतलब अब आप इस काबिल हैं कि एक्वेस सॉल्यूशन के लिए pH निकाला तो pOH निकल जाएगा, pOH निकाला तो pH निकल जाएगा, बस 14 में से माइनस करना है। बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर कैसे हम सोचें, कैसे हम फील करें कि जब टेम्परेचर कुछ और होगा तो K क्या होगा? मैंने कहा ऐसे समझो यार बेटा, कैसे समझो? ये जो वाटर है H2O, वाटर से बन रहा H प्लस और OH माइनस आयन, बोले बन रहा। मैंने कहा ये जो प्रोसेस है ये डिसोसिएशन है क्या, ये आयनाइजेशन है क्या? बोले है। बोले आयनाइजेशन बोलना या डिसोसिएशन बोलना का मतलब होता है तोड़ना। जब हम कभी किसी चीज को तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब ये जो आयनाइजेशन है, ये जो डिसोसिएशन है, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये एंडोथर्मिक है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, ये जो वाटर का डिसोसिएशन लिखा है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप सभी केमिकल इक्विलिब्रियम के माध्यम से जानते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। मुझे 101% यकीन है सभी बच्चों को याद होगा, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन शिफ्ट होगा। मैं आपको एक सच्चाई, एक फैक्ट बता रहा हूं। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो Kw है उसकी वैल्यू है 10 की पावर -14। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 90 पे गए, 90 पे Kw की वैल्यू है 10 की पावर -12। सुनो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाया है तो K बढ़ा है, जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाने पे K बढ़ा है, मतलब H प्लस और OH माइनस आयन का प्रोडक्ट बढ़ा है, मतलब H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा है। बच्चों मैं आपको एक फैक्ट और बता रहा हूं Kw से, सुनिएगा ध्यान से। जब 90 डिग्री सेल्सियस है तो Kw की वैल्यू 10 की पावर -12 है। एक बच्चा मुझसे सवाल पूछता है सर 25 पे 10 की पावर -14 होता है, आपने बताया मान लिया, 90 पे 10 की पावर -12 होता है, आपने बताया मान लिया। सर कल को सवाल ऐसा आ गया 70 पे कितना होगा हम कैसे बताएंगे, 80 पे कितना होगा हम कैसे बताएंगे? बच्चों आपके मेडिकल एग्जाम में, आपके नीट एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आता, ऐसा सवाल नहीं आता कि टेम्परेचर के बदलने से के कितना बदलेगा, ऐसा सवाल नहीं आता। बस आपको दिमाग में रखना है हाँ टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा, कैसे कैसे बदलता है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेडिकल सिलेबस। क्लियर? तो आपको ये नहीं सोचना है 70 पे कितना होगा कैसे निकालें, 80 पे कितना होगा, ये नहीं सोचना है। समझना यह है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर घटाएंगे तो के घट जाएगा क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो बच्चों 90 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू 10 की पावर -12 है, और जो Kw होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन होता है। जैसा कि मैं कुछ देर पहले कह रहा था Kw को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर 10 को -12 लिख सकते हैं। यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू आती है 10 की पावर -6। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब 25 डिग्री सेल्सियस था तब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 की पावर -7 था, जब 90 डिग्री सेल्सियस हो गया तो H प्लस 10 की पावर -6 हुआ, -7 से -6 हुआ, बढ़ा। टेम्परेचर कितना बढ़ा, H प्लस कितना कम बढ़ा, मतलब पानी टूटने का नाम ही नहीं लेता। हद वीक इलेक्ट्रोलाइट है यार, वीक नहीं है, हद वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 90 पे इतना कम बढ़ा, लेकिन H प्लस तो बढ़ा, नंबर ऑफ आयन ज्यादा आए, तो हम समझ पाए कि भैया जो pH है वो 6 है, हम समझ पाए कि जो pOH है वो 6 है। बच्चों सुनिएगा, 90 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया वो 10 की पावर -6 आया, जो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आया वो 10 की पावर -6 आया। क्लियर?
वाटर न्यूट्रल होता है, ये कहने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन होता है जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है। उस वक्त H प्लस और OH माइनस आयन 10 की पावर -7 होता है। जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है उस समय pH 7 होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे pH बराबर 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस होता तो वही खेल अब pH बराबर 6 पे होता। जब pH 6 है तभी तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के बराबर है। मतलब अब जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 7 नहीं 6 होता, ये नया न्यूट्रल पॉइंट होता। आपके दिमाग में कंसेप्ट सेट हो जाए कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो हमेशा 7 नहीं होता है। जो न्यूट्रल पॉइंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में 7 तब होता है जब टेम्परेचर 25 होता है। अगर टेम्परेचर 25 नहीं है तो न्यूट्रल पॉइंट भी 7 नहीं है। टेम्परेचर ज्यादा तो न्यूट्रल पॉइंट कम। हेलो, टेम्परेचर ज्यादा, समझो समझो, टेम्परेचर ज्यादा तो न्यूट्रल पॉइंट, टेम्परेचर ज्यादा तो न्यूट्रल पॉइंट कम। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं जब टेम्परेचर कम तो न्यूट्रल पॉइंट ज्यादा, जब टेम्परेचर कम तो न्यूट्रल पॉइंट ज्यादा। आज से किसी बच्चे के मन में कंसेप्ट नहीं बैठेगा कि pH बराबर 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है। pH बराबर 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, पर वो तब होता है जब टेम्परेचर 25 होता है। क्लियर? सर यार, आज आपने हमें कहा कि 25 पे pH 7 न्यूट्रल पॉइंट है, 90 पे pH 6 न्यूट्रल पॉइंट है। सर न्यूट्रल पॉइंट निकालने का कोई तरीका नहीं है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है। कैसे है? KW से सोचो ना। कैसे सोचे सर? देखो, जो pH 7 है ऐसा नहीं लग रहा, pKW जो कि 14 है, 14/2 है, बोले सही है। जो ये pH 6 है, देखो उस समय KW कितना है सर? 10 की पावर -12। तो उस समय pKW कितना है? जब KW 10 की पावर -12 है, सुनिएगा, जब KW 10 की पावर -12 है तो PKW कितना है? 12। अरे यार, KW की वैल्यू 10 की पावर -12 है तो PKW 12 ही तो होगा। तो 12 का आधा कितना? 6। मतलब जब 14 था आधा 7, जब 12 था तो आधा 6। मतलब ऐसा नहीं हम एक रूल बना ले कि जो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है वो हमेशा PKW/2 होता है। हेलो, टेम्परेचर बदलेगा तो KW बदलेगा, PKW बदलेगा तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा PKW/2 होगा। जब 25 डिग्री सेल्सियस तो 7 होगा, जब 90 डिग्री सेल्सियस है तो वही 6 होगा। दिमाग में आपके कंसेप्ट बैठा हो, न्यूट्रल पॉइंट 7 नहीं होता है हमेशा। मुझे अभी भी चैट में कुछ नहीं दिख रहा बच्चों। आपसे सवाल पूछूंगा तो आपके आंसर कैसे चेक करूंगा? तो अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया वाटर के बारे में, आई होप आप सबको समझ में आया। एक बार रिवाइज करते हमने क्या पढ़ा। 1 लीटर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो है 55.5 मोलर। फटाफट मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे जहां भी बैठे हैं। 1 लीटर वाटर की कंसंट्रेशन है 55.5 मोलर और कतरे कतरे की कंसंट्रेशन 55.5 मोलर ही रहेगी। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आता है। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा जाता है। वैसे तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी लिखते हैं, पर इस चैप्टर में हमारे सबसे काम का आयनिक प्रोडक्ट है जो कि KW है, जो कि KW है। जो ये KW है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 की पावर -14 है, जो टेम्परेचर के बदलने से बदलता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K बदलेगा, क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर के बढ़ाने से K बढ़ेगा, KW बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने से KW घटेगा। और मैंने फिर आपको बताया न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है PKW/2। अगर आप सबको समझ में आया तो आप सबके लिए स्क्रीन पे है पहला सवाल। आप सबके लिए स्क्रीन पर है पहला सवाल। सवाल में PKW दे रखा है 13.64। बच्चा तुरंत समझ जाता है यार PKW 14 नहीं है, मतलब टेम्परेचर 25 नहीं है। सवाल हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन वाटर। वाटर की बात कर रहा है, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। अगर वाटर बोला है इसका मतलब वो न्यूट्रल है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है। इसका मतलब उसका जो pH
pKw/2 के बराबर है, वही उसका न्यूट्रल पॉइंट है। इतना सब कुछ हमने सोच लिया, बस हमसे सवाल में ये कहा था कि pKw दिया है और हमसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पूछा है, तो हमारा मन सोचने में लग गया कि भैया H प्लस, हमारा मन सोचने में ये लग गया कि भैया H प्लस हम कैसे निकालें। तो H प्लस निकालने के लिए हमने pH कैसे निकालें ये सोचा। बच्चों सुन रहे हो क्या? हाँ, अब pH कैसे निकालें ये सोचा, तो लॉजिक क्या है यार, pKw 13.64 है, मतलब जो आयनिक प्रोडक्ट है वो 3.64 है, मतलब pH प्लस POH 13.64 है। तो अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भैया उसका जो pH है वो 13.64/2 है। हेलो, किसी बच्चे को क्या इसमें डाउट है? अगर डाउट हो तो बस आज रेज हैंड करना है ना, वो लाल लाल दिखता है, बस कुछ नहीं दिखता उसमें। 13.64/2 है, तो pH बराबर 13.64/2 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 6.82। इस प्रकार से हमारे सामने pH आ गया। लेकिन बच्चों सवाल हमसे pH नहीं पूछा है, सवाल हमसे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछा है, सवाल हमसे pH नहीं पूछा है। जब मैं बोलूं तो सुनना है। आयनिक इक्विलिब्रियम हमें सवालों से सिखाता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी खेला शुरू होने वाला है और आज हम बहुत सारे सवाल करेंगे। बच्चे को आयनिक इक्विलिब्रियम में डर इसलिए लगता है, वो सवाल पढ़ के डर जाता है, वो शब्दों को देख के डर जाता है। सवाल आप अटेम्प्ट करें, मैं एक एक सवाल में बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी बातें भी बताते चलूंगा, लेकिन जब मैं बोलूं आपको सुनना है, ये दिमाग में क्लियर रहे। मैं बोलूं सुनना है, मैं बोल रहा हूं, आप सवाल सॉल्व करोगे तो मजा नहीं आएगा, चाहे वो सवाल आपसे बना चाहे नहीं बना। बन गया बहुत अच्छी बात है, तब भी सुनो, नहीं बना तो सुनो, ताकि अगले सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कर सको। क्लियर? तो हम सवालों से सीख रहे हैं और न्यूमेरिकल एक आदत है बच्चों, सुनिएगा। पीएच दे रखा है, सॉरी पीकेडब्ल्यू दे रखा है 13.64। तो बच्चों मैंने आपसे कहा जो पीकेडब्ल्यू होता है वो पीएच प्लस पीओएच होता है। सवाल वाटर का है, मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो पानी का पीएच बराबर पीओएच होगा कि नहीं होगा? होगा। तो पीएच बराबर पीओएच होगा, तो हमने कहा इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं पीकेडब्ल्यू बराबर 2pH। तो यहां से बच्चों अपने पास पीएच आ गया pKw/2, तो पीएच की वैल्यू आ गई 6.82। लेकिन सवाल हमसे पीएच नहीं, हमसे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछा है। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा? 10⁻⁻6.82। लेकिन यहां इसे नहीं छोड़ना होता है, इसे आगे सिंप्लीफाई करना होता है। 10⁻⁻ को सॉल्व करने का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। 10⁻⁻ में जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी पावर 1 से बढ़ा दो, मतलब 10⁻⁷ इंटू जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में है उसे 1 से माइनस कर दो, 10⁻1 - 0.82। ये आएगा 10⁻⁷ इंटू 10⁻0.18। अब ये सोचो 0.18 किसका? लॉग है। सवाल में दे रखा है लॉग 1.6 की वैल्यू है 0.18। हमारे एग्जाम में ऐसा ही सवाल आता है। एग्जाम आपको लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं करता, तो आपको लॉग अप्रोक्सीमेशन करना होता है, राइट? तो यहां पे दे रखा है 1.6 का लॉग है 0.18, और मैं कह रहा हूं सोचो 0.18 किसका लॉग है? याद है एंटी लॉग में बताया था। तो 0.18 किसका लॉग है? सब 1.6 का। तो क्या हो जाएगा? 1.6 into 10⁻⁷ दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर आप सब सीख गए तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है। आप सबके सामने अगला सवाल स्क्रीन पर है। अभी जो सवाल है दो तीन वो थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है? तो उसमें ऑप्शन बोलना है बेटा, जो सही बोले तो ठीक है, जो नहीं सही बोले तो मेरे साथ सीखेगा। बस रूल बना के चलना, जब मैं बोलूं तो सुनना है। सवाल कह रहा है pH = 6, then possible nature of aqueous solution at 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये हमारे इस चैप्टर का कन्वेंशन है, बहुत सारे बच्चों से तुरंत बन जाता है, जिनसे नहीं बना वो सुनिएगा। बच्चों हमारे इस चैप्टर का कन्वेंशन है, या बोलो बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है क्या, हम लोग जाने अनजाने में एक्वस सॉल्यूशन लेके चल रहे। अगर कभी किसी सवाल में नहीं बोले सॉल्यूशन, तो मान लेना पानी का ही सॉल्यूशन है। पानी नहीं, पानी का सॉल्यूशन है। जब पानी में कुछ मिलाओगे तब सॉल्यूशन बनता है। और दूसरा कन्वेंशन ये है,
अगर किसी सवाल में टेम्परेचर नहीं बोलता है तो जाने अनजाने में हम 25 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहे हैं, ये हमारा कन्वेंशन है एज पर एनसीईआरटी। उसे स्पेसिफाई करना होगा, जब चीजों को बदलना होगा। स्पेसिफाई नहीं करेगा तो आप इसी कंडीशन को लेके चलेंगे। इज दिस क्लियर? सवाल हमसे कह रहा पीएच 6 है और 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा, तो बेटा अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो पक्की बात है कि 25 डिग्री सेल्सियस का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, 25 डिग्री सेल्सियस का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, जो न्यूट्रल पीएच होता है, वो 7 है। तो 7 से कम है तो एक ही तो आंसर है, ओनली एसिडिक। एक ही आंसर है, ओनली एसिडिक। एक ही आंसर है, ओनली एसिडिक। क्या बात है, आप सब सीख गए। तो आप सबके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल है। आज मैं नहीं बता पाऊंगा सबसे पहले किस बच्चे ने आंसर दिया। बीच बीच में कहीं कुछ दिख जाता है। चलिए, मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो प्लीज मेरे साथ सीखना, प्लीज सीखना, ध्यान से सुनना। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमें कह रहा है 10 की पावर -8 मोलर से ज्यादा है। मतलब अपन लिमिटिंग कंडीशन से शुरू करते हैं। 10 की पावर -8 से ज्यादा है, तो सबसे पहली कंडीशन है जब 10 की पावर -8 से जस्ट ज्यादा है, मतलब जस्ट 10 की पावर -8, या तो 10 की पावर -8 होगा, या तो 10 की पावर -7 होगा, या तो 10 की पावर -6 होगा। जो भी होगा H प्लस इससे बड़ा होगा, ऐसा सवाल कह रहा है। मैंने मन ही मन सोचा यार, अगर H प्लस 10 की पावर -8 मोलर है तो स्वाभाविक सी बात है जो पीएच है वो 8 है। अगर H प्लस 10 की पावर -7 है तो स्वाभाविक सी बात है जो पीएच है वो 7 है। अगर H प्लस 10 की पावर -6 है तो जो पीएच है वो 6 है। मतलब अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 से ज्यादा है तो पक्की बात है कि जो पीएच है वो 8 से कम है। अब पीएच 8 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है कि कुछ भी है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भैया किस टेम्परेचर की बात कर रहा है। सवाल में टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं बोला है और किसी ऑप्शन में ऑलवेज जैसे शब्दों को नहीं इस्तेमाल किया है। जब ऑलवेज जैसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं तो हमें हर केस सोचना होता। मतलब अगर बोला होता एसिडिक ऑलवेज तो मैं सोचता हर टेम्परेचर के बारे में। अगर बोलता बेसिक ऑलवेज तो मैं सोचता हर टेम्परेचर के बारे में। लेकिन इस सवाल में ऑलवेज जैसे ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, किसी एक कंडीशन की बात कर रहा। तो हम अपने से ही कन्वेंशन के हिसाब से 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। मैंने सोचा 25 डिग्री सेल्सियस में अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 8 से कम है तो वो एसिडिक हो सकता है कि बेसिक हो सकता है कि न्यूट्रल हो सकता है। अरे यार 8 से कम है तो मैंने 8 से कम गिनना स्टार्ट किया। 8 से कम 7.8, यार 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। हाँ बेसिक हो सकता है। मैंने 8 से कम बोला, 8 से कम 6 एसिडिक हो सकता है, 8 से कम 7 अरे न्यूट्रल हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। क्या क्या हो सकता है? अरे साहब अगर वो 8 से कम है तो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको मैं यही सवाल ये प्रिंटेड वाले मेथड से समझाता हूं तो घबरा जाते हैं। ये एक्चुअली इनइक्वालिटी है, ये आपको समझ में नहीं आती। तो मैंने आपको जैसे सोचा ऐसे सोचो, ऐसे सोच के ही आप मुझे अगले सवाल का आंसर देंगे। अगले सवाल का आंसर आप सभी मुझे दे रहे हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। चलिए, मुझे उम्मीद है आप सबने सवाल कर लिया होगा।
जिस बच्चे ने नहीं किया या जिसने कर लिया, अब आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? लिसन केयरफुली, मैं नहीं देख पाऊंगा आपके डाउट बेटा, प्लीज लिसन केयरफुली। सवाल कह रहा है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8 मोलर है, मतलब OH माइनस 10 की पावर माइनस 8 से छोटा है। OH माइनस 10 की पावर माइनस 8 से छोटा, तो हमने लिमिटिंग कंडीशन ली, जब कम से कम 10 की पावर माइनस 8 है, या तो उससे छोटा, तो छोटा मतलब -9, छोटा मतलब -10, छोटा मतलब बहुत सारे आगे। ये जो है ये OH माइनस है, ये जो कंसंट्रेशन हमने सोचा ये OH माइनस का है। अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन ये है, तो बच्चों आप सब POS तो सोच ही लोगे। OH माइनस है 10 की पावर माइनस 8, मतलब POH है 8, 10 की पावर माइनस 8 मतलब POH है 9, 10 की पावर माइनस 10 मतलब POH है 10, ये POH है। अगर हमें POH पता है और किसी एक्वस सॉल्यूशन के लिए आप सभी जानते हैं कि जो pH और POH होता है उन दोनों की वैल्यू हमेशा 14 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। सर कहां लिखा है 25? अरे मान लेंगे नहीं लिखा है तो 25 डिग्री सेल्सियस हम मान के चलते हैं, यही हमारा सिलेबस है। क्लियर? तो pH प्लस POH 14 है, तो बच्चों यहां से अपन pH तो निकाल लेंगे ना 14 माइनस POH करके। तो जब POH 8 है तब pH की वैल्यू 14 माइनस 8 कितना 6 है। जब POH 9 है तो 14 माइनस 9 कितना 5, POH 10 है तो कितना 4। अच्छा, अगर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8 मोलर से कम है, ये कहने का मतलब है कि जो pH है पक्का या तो 6 या तो 6 से कम है, 6 से तो कम ही है। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे pH 6 से कम है, pH 6 से कम है, तो बच्चों तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है और वो है एसिडिक, वो है एसिडिक। Hence the correct answer will be acidic। I hope आप सब ने इसे भी कर लिया होगा। बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं किसी बच्चे ने लिखा है एसिडिक, बस इतना लिखा आ रहा है, ठीक है। किसी बच्चे ने ऑप्शन 1 लिखा था बीच में, बहुत बढ़िया। तो पीएच है 654, इसका मतलब एसिडिक। क्या बात है। देखो बच्चों, हम लोग जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा आयन कहां से आएगा, फिर मैंने कहा कि बेटा आयन किस आयन में इक्विलिब्रियम आएगा, वीक में। फिर मैंने बताया जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कहां आएगा, पानी में आएगा। तो मैंने आपको पानी के बारे में बताया, पानी की बातें कर ली। अब मान लो सब कुछ हम जान गए, अब शुरू होता है हमारा खेल आयनिक इक्विलिब्रियम का। जब मैं आपको, सुनिएगा ध्यान से, जब मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूंगा, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम पढ़ते हैं, जो हमारा सिलेबस है, वो है पीएच कैलकुलेशन का। मतलब अपना खेल पीएच निकालने का ही होता है। अब किसका किसका पीएच निकालते हैं? कभी कभी हम लोग पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं, तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं। मतलब ये रखा है पानी, है ना, इमेजिन करते रहना, मैं मिलाते तो मिलाते चलना। हमने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया, मैंने कहा बताओ इसका कितना पीएच है। हमने स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया, बताओ कितना पीएच है। कभी कभी हम लोग वीक एसिड और वीक बेस मिलाते हैं। पहले कभी एसिड मिलाया तो कभी स्ट्रॉन्ग तो कभी वीक मिलाया, फिर कभी बेस मिलाया तो कभी स्ट्रॉन्ग तो कभी वीक मिलाया। जब ज्यादा ही समझ में आने लगा तो हमने दो दो एसिड तीन तीन एसिड मिलाया, और समझ में आने लगा तो दो दो बेस तीन तीन बेस मिलाया, और समझ में आने लगा तो एसिड बेस साथ साथ मिलाया। जब एसिड बेस साथ साथ मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा, तो बन जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग जब पीएच की कैलकुलेशन करते हैं ना बच्चों, तो इन्हीं 3 4 और जो लास्ट में आता है दैट इज बफर सॉल्यूशन, इन्हीं 4 कैटेगरी में करते हैं। मतलब जब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट केस का पीएच निकालना सिखा रहा हूंगा, तो आप ऑब्जर्व करेंगे टोटल 4 केस ही बनने वाले हैं, इन्हीं से हम पीएच का सारा कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? क्लियर। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक। वीक एसिड वीक बेस का थोड़ा सा हिंट मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, जब हम ओस्टोअर डाइल्यूशन लॉ पढ़ रहे थे। तो ओस्टोअर डाइल्यूशन लॉ के लिए मैंने कल आपको सवाल भी कराया था, जहां कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन आप लोग C अल्फा से निकाला करते थे। क्लियर? पर मैं अभी आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक से। मान लीजिए आपने पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया। जैसे ही पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं, इमेजिन करो ये अपने सामने एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं
स्ट्रॉन्ग एसिड में इक्विलिब्रियम नहीं आता। ये कहने का मतलब है अगर आपने HCl मिलाया तो HCl पूरा का पूरा टूट जाएगा, उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता, इसीलिए उसमें इक्विलिब्रियम का साइन हम नहीं लगाते। मतलब अगर 1 मोल लोगे तो 1 मोल H+ आएगा, 1 मोल Cl- आएगा। हमें तो pH निकालना है तो हमें H+ से मतलब है, Cl- से मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम NaOH मिलाएंगे तो 10 मोल मिलाओगे तो बच्चे 10 मोल Na+ आएगा, 10 मोल OH- आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो 1 होता है। क्लियर? तो जितना आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं, उतने ही कंसंट्रेशन के बराबर H+ अगर एसिड है तो OH- आयन अगर बेस है तो आता है। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हमारी ये कोशिश होगी कुछ भी करके H+ आयन की कंसंट्रेशन पता करने की, और जो ये H+ आयन या OH- आयन की कंसंट्रेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर ही होती है। लेकिन जब मैं आपसे इस टॉपिक में कंसंट्रेशन बोलूं तो समझ जाना मैं यहां पे नॉर्मेलिटी बोल रहा हूं, मैं यहां पे मोलैरिटी नहीं बोल रहा हूं। मतलब मैंने कहा कंसंट्रेशन एसिड की 2 मोल मिलाई, बताओ कितना पीएच है। तो आप जब इक्विलिब्रियम पढ़ा करते थे, इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन को आप मोलैरिटी ही लिया करते थे, लेकिन आज इस चैप्टर में जब जब मैं कंसंट्रेशन बोलूंगा, जब जब मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन, तो आप कोशिश करना पीएच निकालने के लिए खास करके उसे नॉर्मेलिटी लेना। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझ में आ जाएगा क्यों हम नॉर्मेलिटी बोले, उसका फायदा क्या होता है। बच्चों सुनिएगा, मैंने आपसे कहा 1 मोलर HCl, तो आप समझ गए सर 1 मोलर है, मतलब अगर ये 1 लीटर सॉल्यूशन होता, 1 मोलर HCl का अगर हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया होता, सर आंख बंद करके हम कह सकते हैं उसमें 1 मोलर ही H+ रहा होता। मैंने आपसे पूछा होता अगर 1 मोलर H2SO4 का 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, 1 मोलर H2SO4 का 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, बताओ उसमें H+ कितना होता। अब आप मुझसे नहीं कहते कि सर 1 मोलर होता, आप कहते 2 होता। क्यों? अरे 1 H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन होंगे ना। मतलब 1 मोलर बोलने का, हेलो, 1 मोलर बोलने का मतलब हमेशा 1 मोल H+ नहीं होता। 1 मोलर बोलने का मतलब हमेशा 1 मोल H+ नहीं होता। लेकिन एक नॉर्मल कोई भी एसिड बोल दो, एक नॉर्मल H2SO4 बोल दो, एक नॉर्मल फलाना ढिमकाना बोल दो, एक नॉर्मल बोल दो, तो जितनी नॉर्मेलिटी होती है H+ आयन की कंसंट्रेशन भी उतनी ही होती है। सरल भाषा में अगर एक नॉर्मल H2SO4 बोला तो पक्का उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल H+ ही है। अच्छा, मतलब जितने मोलैरिटी है उतने H+ नहीं है, पर जितनी नॉर्मेलिटी है उतने H+ है। मैं इसे आपको एक एग्जांपल से फील करा देता हूं। मान लो बच्चों, मैंने कहा एक नॉर्मल H2SO4, आप सबको याद होगा जो नॉर्मेलिटी होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। नॉर्मेलिटी है 1, इसका मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट है, और मान लेते हैं वॉल्यूम भी 1 लीटर है, मान लेते हैं, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो नॉर्मेलिटी के बराबर है। मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो कितना है? 1। जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है बच्चों वो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। आप सभी को याद होगा मोल कंसेप्ट मैंने बताया था, जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इन फैक्टर होता है। हेलो, H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है बच्चों 98/2 मतलब 49 है। हेलो, सही बात है। यानी कि जब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा तो एक नॉर्मल H2SO4 में जो वेट आएगा वो आएगा 49 ग्राम। बच्चों सुनिएगा, 49 ग्राम का मतलब होता है हाफ मोल H2SO4। एक नॉर्मल H2SO4 में H2SO4 का आया 49 ग्राम। 49 ग्राम का मतलब होता है हाफ मोल। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाफ मोल H2SO4 में
पक्का 1 मोल H+ ही आएगा। किसी को डाउट हो तो रेज योर हैंड। हाफ मोल H2SO4 में, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी, इसमें डाउट हो, हाफ मोल H2SO4 में 1 मोल H+ आएगा, इसमें किसी को डाउट हो रेज योर हैंड। हाफ मोल H2O में हाफ मोल, अरे यार कैसे कर रहे हो शिवम, दिव्यांशु, अंकित, हाफ मोल में कितने H2SO4 आएंगे यार, क्या कर रहे हो? H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 2 H+ है कि नहीं है? तो लल्ला हाफ में कितने होंगे बताओ बताओ, हाफ में एक ही तो होंगे, तो हाफ मोल में एक ही मोल तो होंगे यार। हेलो, तो मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया, अगर किसी एसिड का एक नॉर्मल लेते हो तो उसमें 1 मोल H+ आता है, 1 मोलर का मतलब 1 मोल H+ नहीं होता। इसीलिए जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हम मान के चल रहे होंगे, जब जब कंसंट्रेशन बोलेगा नॉर्मेलिटी बोलेगा। एक बच्चा कहता है सर इतना सब क्यों समझाया, मैंने तो पहले ही मान लिया था, आपने कहा नॉर्मेलिटी मानना है, मैंने मान लिया सर, मैंने क्या क्यों कैसे पूछा ही नहीं, मान लिया। ऑलराइट, तो कंसंट्रेशन को अपने को नॉर्मलिटी मान के चलना है, उससे आसान होगा। क्यों? क्योंकि आपको समझना है जितने नॉर्मल उतने ही H+, जितने नॉर्मल उतने ही OH-। अगर एसिड है तो उतने ही H+, अगर बेस है तो उतने ही OH-। मैंने कहा एक नॉर्मल फलाना एसिड 1 मोल H+, एक नॉर्मल ढिमकाना बेस 1 मोल OH-। क्लियर? जितने नॉर्मल उतने ही H+ उतने ही OH- आयन। ऑलराइट, तो जब हम लोग पीएच की कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहला केस होता है हमारे सामने पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने कहा उसमें जो H+ की कंसंट्रेशन है वो एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर है, और जैसा मैं आपसे कह रहा था कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे नॉर्मेलिटी है। राइट, नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं बच्चों पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ये मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि जो वीक एसिड वीक बेस होता है उसमें H+ की कंसंट्रेशन C अल्फा, और आप सबको मैंने एक फॉर्मूला भी याद कराया था, मुझे याद है आप लोगों ने होमवर्क किया होगा और आप सभी को फॉर्मूला याद होगा, H+ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K इंटू C और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB इंटू C। क्या आप सबको याद है? रेज योर हैंड। क्या आप सबको फॉर्मूला याद है? रेज योर हैंड। तो वीक एसिड के केस आपसे कल बातें हो गई थी। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने आपसे कहा कि बेटा जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का केस लेंगे तो आपको याद रखना है कि H+ और OH- आयन कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, जब जब हम पीएच के सवाल कर रहे होंगे तो हमारे सामने स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ मोलर हमने मिलाया होगा, लेट्स से मैंने कहा 10 की पावर -2 मोलर, तो आप उसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लोगे, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एक फैक्टर की मदद से। ठीक है, फिर कभी हम बोलेंगे 10 की पावर -3, फिर कभी बोलेंगे 10 की पावर -4। जब कभी बच्चों मिलाए गए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, जब कभी मिलाए गए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा, वेरी डाइल्यूट होगा। सर वेरी डाइल्यूट कहने का मतलब क्या है? जब कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम होगा, -6 से कम होगा, मतलब मान लो ऐसा मैंने आपसे सवाल पूछा, मान लो पानी में 10 की पावर -6 मोलर HCl के मिला दिए, तो बच्चा कहेगा सर इससे जो H+ आएगा 10 की पावर -6 आएगा। मैं तब की बात कह रहा हूं। सवाल आपसे कहता है 10 की पावर -3 मोलर HCl मिला दिए तो इससे जो H+ आएगा 10 की पावर -3 आएगा। सर आपने मोलर को नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं किया, बेटा ये HCl है, इसका n फैक्टर 1 है, जो मोलर है वही नॉर्मल है। हेलो, अगर कभी वेरी डाइल्यूट का केस आएगा, मतलब कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम हो जाएगा, उस केस में अरे अगर कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में वेरी डाइल्यूट का केस आएगा, वेरी डाइल्यूट का मतलब है कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम होगा उस केस में हमें वाटर का H+ भी ऐड करना है अगर एसिड है तो, वाटर का OH- भी ऐड करना है अगर बेस है तो। मैंने क्या कहा सुनिएगा ध्यान से, जैसे मान लो मैंने कहा कि HCl का 10 की पावर -6 मोलर मिला दिया, तो आप क्या कहोगे? सर कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू 10 की पावर -6, सर pH इक्वल टू 6, ये गलत है। अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है तो जितना एसिड से या जितना बेस से
H प्लस या OH माइनस आयन आता है उतना ही नहीं लोगे, उसमें आप पानी को भी ऐड करोगे। मत भूलो आप ये सब पानी में ऐड कर रहे हो और पानी में पहले से H प्लस आयन है, पानी में पहले से OH माइनस आयन है। कम हुआ तो क्या सही है, तो सही। मतलब अगर कभी वेरी डाइल्यूट होगा जैसे ये है तो आप कहोगे नेट H प्लस बराबर 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -7। सर -6 कहां से आया, हमने मिलाया। -7 कहां से आया, पानी में। सर पानी में होता है, अभी बताया तो पानी का खेल, पानी में भी आयन होता है, बहुत कम होता है पर होता जरूर है। सारी बातों की एक बात, अगर कभी डाइल्यूट सॉल्यूशन आएगा तो हमें वाटर का भी ऐड करना होगा H प्लस, अगर बेस है तो OH माइनस आयन। कैसे, मैं अभी सवालों से और क्लियर कर दूंगा, अभी तो सोचो हाँ ठीक है। डाइल्यूट नहीं है, 10 की पावर -6 से कम है, तो जितना कंसंट्रेशन है उतना ही H प्लस है, उतना सीधे आंसर आएगा। क्लियर। मैंने कहा बच्चों कभी कभी हम लोग एसिड मिलाएंगे, कभी कभी बेस मिलाएंगे, तो कभी कभी दो दो एसिड मिलाएंगे, तो कभी दो दो बेस मिलाएंगे, मतलब मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, जब हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, मतलब एसिड को एसिड से मिलाते हैं, एसिड को एसिड से मिला के जो नया सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई भी बच्चा मुझे बता देगा सर एसिड को एसिड से मिलाओगे तो एसिडिक ही बनेगा। मतलब ये एसिड है, ये एसिड है, मिला के जो नया सॉल्यूशन आएगा वो एसिड ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बेस को बेस के मिला के नया सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक ही आएगा। जब मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन होता है और सेम टाइप के सॉल्यूशन का मिक्सिंग होता है, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, राइट, जब एसिड को एसिड में मिलाते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन एसिड आता है। यहां पे आप ऐसा सोचो, जब एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से मिलाते हैं तो दोनों की ताकत जुड़ जाती है। क्या बोलोगे बच्चों, दोनों की ताकत जुड़ जाती है, दोनों की ताकत जुड़ जाती है। ताकत बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट। मैंने इस टॉपिक के लिए जब जब ताकत बोलूं समझ जाना ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ये पहला एसिडिक सॉल्यूशन है, इसकी ताकत, इसका ग्राम इक्विवेलेंट। ये दूसरा एसिडिक सॉल्यूशन है, इसकी ताकत, इसका ग्राम इक्विवेलेंट। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या जुड़ेगा, ताकत। ताकत बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट, ताकत बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट। जब सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो जो ताकत है वो ऐड हो जाती है, मतलब एसिड को एसिड में मिलाओगे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऐड होगा, बेस को बेस में मिलाओगे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऐड होगा। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, सुन रहे हो ना, तो जो ताकत है, ताकत बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट, जो ताकत है, ताकत बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट, वो सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब अगर आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो H प्लस OH आयंस में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ताकत घटेगी। मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट होगा। इसे मैं और अच्छे से समझाता हूं, आप सबका ध्यान चाहिए। मान लीजिए एसिड प्लस एसिड है, मान लीजिए एसिड प्लस एसिड है, हमने दोनों को मिलाया, एसिडिक सॉल्यूशन बनाया। बच्चों सुन रहे हो ना, मान लीजिए ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, दोनों को मिलाया, एसिडिक सॉल्यूशन बनाया। इस एसिड की नॉर्मेलिटी N1, वॉल्यूम V1, नॉर्मेलिटी N2, वॉल्यूम V2, दोनों को मिलाएंगे, नया सॉल्यूशन आया, एसिडिक ही आया, पर नॉर्मेलिटी बदल गई, वॉल्यूम बदल गया। कोई भी बच्चा मुझे बता देगा सर जो वॉल्यूम है वो तो V1 प्लस V2 होगा, लेकिन मुझे तो बताना है इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है। सर आप इसकी नॉर्मेलिटी क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि जितनी नॉर्मेलिटी होती है उतना ही H प्लस होता है। भैया जब H प्लस आएगा तभी तो pH आएगा। अरे हाँ यार, तो नॉर्मेलिटी तो निकालो। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालें, सर ने कहा था एक जैसे सॉल्यूशन को मिलाओगे ताकत जुड़ेगी, तो इसकी ताकत प्लस इसकी ताकत बराबर इसकी ताकत। ये ताकत होती क्या है, अरे नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ताकत का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो N इंटू V। हेलो, मतलब नॉर्मेलिटी इंटू जो वॉल्यूम है वही ताकत है। तो पहले वाले की ताकत N1, दूसरे वाले की ताकत N2 V2, पहले वाले की ताकत N1 V1, दूसरे वाले की ताकत N2 V2 बराबर नए की ताकत NV। हेलो, सॉल्व करेंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये क्या है, नॉर्मेलिटी।
किसकी? रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। इससे क्या निकलेगा? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। मान लो हमने बेस और बेस को मिलाया होता तो सर OH माइनस आयन आ जाता। हमने अगर बेस और बेस को मिलाया होता, बच्चों जग रहे हो क्या? अगर हमने OH और बेस को मिलाया होता तो वहां क्या मिल जाता? सर वहां पे नॉर्मेलिटी से हमें OH माइनस आयन मिल जाता। हेलो, एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने कहा सर एक जैसे सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो ताकत जुड़ती है, डिफरेंट सॉल्यूशन को मिलाते हैं ताकत घटती है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा बेटा बड़ा सिंपल सा मतलब। बोले क्या सर? मान लो ये एसिड है, ठीक है, मान लो ये बेस है, ठीक है, पहले आपसे एक ओरल सवाल पूछता हूं, मान लो ये बड़ी बॉटल एसिड है, मान लो छोटी बॉटल बेस है, एसिड बेस को मिलाएंगे तो बताओ सॉल्यूशन न्यूट्रल बनेगा कि एसिडिक बनेगा कि बेसिक बनेगा? दोनों को मिलाएंगे तो बताओ सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा कि बेसिक बनेगा? मुझे पता था आधे बच्चे कहते हैं एसिडिक, वो कहते हैं सर बॉटल बड़ी है इसकी ताकत ज्यादा। बेटा बड़े से ताकत ज्यादा नहीं होती, क्या पता ये जो एसिडिक सॉल्यूशन में एक बूंद एसिड मिलाया और ये हाईली कंसंट्रेटेड बेस है। आपको पहले मुझसे पूछना होगा सर ताकत किसकी ज्यादा, ये बता दो। साइज के बड़े होने से ताकत ज्यादा नहीं होती। हेलो, एसिड की ताकत बेस की ताकत बताने के लिए क्या करना होगा? ग्राम इक्विवेलेंट। अगर एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, अगर बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा सॉल्यूशन विल बी बेसिक। मैं क्या कह रहा हूं इसी को ऐसे समझाता हूं, सुनिएगा। एसिड और बेस को मिलाया, मिला के नया सॉल्यूशन बनाया, मान लो इसकी नॉर्मेलिटी N1V1, इसकी नॉर्मेलिटी N2 वॉल्यूम V2, इसकी नॉर्मेलिटी N वॉल्यूम V। ये एसिड और बेस है, ताकत जुड़ेगी नहीं ताकत घटेगी। हेलो, ताकत बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो N इंटू V बराबर N1V1 माइनस N2V2। सर आपने N1V1 माइनस N2V2 क्यों किया? N2V2 माइनस N1V1 क्यों नहीं किया? मान के चल रहे हैं एसिड की ताकत ज्यादा। अच्छा, मतलब अगर N1V1 N2V2 से ज्यादा होगा, मतलब एसिड की ताकत ज्यादा होगी तो सर सॉल्यूशन एसिडिक। अगर N2V2 मतलब बेस की ताकत N1V1 से ज्यादा मतलब एसिड से ज्यादा होगी, सर सॉल्यूशन विल बी बेसिक। अगर कभी ऐसा होगा N1V1 बराबर N2V2 होगा, दोनों की ताकत बराबर होगी, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। बच्चों जब मैं आपसे ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा था, मैं अभी तक सारे के सारे केस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लेके चल रहा था, अभी हमने वीक एसिड वीक बेस नहीं मिलाया, अभी हमने वीक एसिड वीक बेस नहीं मिलाया। ओके, तो कहने का मतलब ये है कंक्लूजन नंबर 1। अब हम करेंगे पीएच के सवाल करेंगे, कभी स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे, कभी स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, कभी वीक एसिड मिलाएंगे, कभी दोनों मिलाएंगे, कभी खूब सारे एसिड मिलाएंगे, खूब सारे बेस मिलाएंगे। अपने को तो घूम फिर के H प्लस पता करना है, और H प्लस बोले तो बोलो बोलो, H प्लस बोले तो नॉर्मेलिटी, OH माइनस बोले तो नॉर्मेलिटी। हमें तो घूम फिर के साहब पता करना है नॉर्मेलिटी। अगर आप सबको थोड़ा समझ में आया, इसे मैं 100% करता हूं कुछ सवालों के माध्यम से। बच्चों आप सबके सामने स्क्रीन पे है पहला सवाल, अभी देखना सवालों से पक्का करता हूं। आप सबके सामने स्क्रीन पे एक एक सवाल को सुनना, एक एक सवाल में बहुत थ्योरी बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। आप सबके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल, मैं बोल रहा हूं सुनिएगा, टाइम्स अप। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। मुझे पीएच बताना है, मेरा तो एक ही कंसेप्ट है भैया, मुझे घूम फिर के कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पता करना है। सर ने कहा था जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो नॉर्मेलिटी के बराबर है, चलो नॉर्मेलिटी निकाल लें। अरे मोलैरिटी दी है, सर ने बताया था नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। भैया ये फॉर्मूला बहुत कम आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको याद कराया था लास्ट क्लास में। नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा 10 की पावर -3 × 2। जितनी नॉर्मेलिटी उतना ही H प्लस।
हमसे पूछा तो पीएच है, तो पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन आयनिक इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइनस लॉग ए इंटू 10 की पावर माइनस बी बराबर बी माइनस लॉग ए। अरे याद है, हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2 बोले तो 3 माइनस लॉग 2 बोले तो 3 माइनस 0.3 बोले तो 2.7 इज द आंसर। बच्चे वहां टाइप तो कर रहे हैं लाइन से, पर मुझे उसमें केवल 0.7 दिख रहा है। मुझे पता आप सब 2.7 लिख रहे होगे, पर मुझे केवल 0.7 दिख रहा है। तो वही है कि आज आधा आधा दिख रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। बेहद आसान सवाल, इस बार पूरी क्लास का आंसर चाहिए, पूरी क्लास का आंसर चाहिए बच्चों। फिर से वही सवाल है, मोलैरिटी दे रखी है, बैरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, पीएच पूछा है, गलती मत करना। बैरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, OH माइनस आयन आएगा, सबसे पहले POH आएगा, फिर उससे पीएच आएगा। अरे चलो नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2। क्लियर, जितनी नॉर्मेलिटी है उतनी ही OH माइनस आयन। सर अभी तो आप H प्लस बोल रहे थे, अरे एसिड था तो H प्लस बोल रहे थे, बेस है तो OH माइनस आयन के बराबर होगा यार। अब हमें निकालना है POH बराबर माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। हेलो, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो POH आया कितना आया 2.7। लेकिन सवाल हमसे POH नहीं पूछा है, सवाल हमसे क्या पूछा है pH। अगर एक्वस सॉल्यूशन है, सर कहां लिखा है, सॉल्यूशन बोला है ना, सॉल्यूशन बोला है उसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, उसका मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ये दो कन्वेंशन पूरे आयनिक में चलता है, ये ना पूछना ऐसा होता नहीं होता, तो ये चलता है कन्वेंशन। तो पीएच कितना होगा 14 माइनस 2.7, 14 कब वैलिड है 25 पे, राइट बच्चों। सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताओ, 14 माइनस 2.7 कितना आएगा बच्चों, एंड द करेक्ट आंसर इज, आंसर देख पाना पॉसिबल नहीं, आप लोग आंसर लिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है केवल 1.3 1.3 लिख रहे हैं क्या आप लोग, आंसर दिख रहा है उसमें 1.3, मुझे उम्मीद है आप सब सही लिख रहे हैं, क्या बात है। तो 14 माइनस 2.7 दैट इज, हाँ दैट इज 11.3। चलिए आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल, बेहतरीन सवाल, बहुत कुछ बताऊंगा, पहले अटेंड कर लो फिर सुनना ध्यान से, बेहतरीन सवाल। सबका ध्यान चाहिए, जिनसे बन गया उनका भी, जिनसे नहीं बना उनका भी, वेरी वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, मैं कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं इसमें। 10 की पावर माइनस 8 मोलर KOH सॉल्यूशन है, ठीक है, ये तो हर बच्चा समझ जाता है कि पीएच निकालना है तो अपने को कंसंट्रेशन H प्लस चाहिए, चाहे ऐसे कर लो, चाहे KOH है तो इससे पहले POH निकाल लो और POH से पीएच निकाल लो, ये समझ जाता है बच्चा। वो समझ जाता है कि हमें मोलैरिटी दे रखी है तो जो नॉर्मेलिटी है वो भी 10 की पावर माइनस 80 होगी, क्योंकि एन फैक्टर 1 है। जितनी नॉर्मेलिटी है उतनी ही कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन है, वो समझ जाता है 10 की पावर माइनस 8। क्लियर, अब उसको याद आता है, मैंने कहा था अगर कभी सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, अगर कभी कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से कम हो, तो वाटर के H प्लस को भी ऐड करना होगा, क्योंकि सारी कहानी सॉल्यूशन की चल रही है, सॉल्यूशन है अकेला QH नहीं है, मतलब QH के साथ में पानी भी है तो पानी का भी H प्लस है, और जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो उसे भी ऐड करना होता है। मतलब आप यहाँ पे OH माइनस आयन नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे नेट OH माइनस आयन, और वो आएगा बच्चों 10 की पावर माइनस 8 प्लस 10 की पावर माइनस 7। एक बच्चा बहुत ध्यान से सारी चीजों को समझ रहा था, उसे ये ऐड करना रास नहीं आया, उसने मुझसे डाउट पूछा, सर ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैंने कहा क्यों, उसने कहा सर ऐसा सोचे हम, मैंने कहा क्या सोचे, सर जो H2O है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने कहा सही बात है, सर जब H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें से H प्लस और OH माइनस आयन आ रहा है, अगर कोई दूसरा आयन नहीं होता, बेशक 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 7 ही होता 25 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन सर इस बार यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये बनेगा K++ OH माइनस आयन में। मैंने कहा बात तो सही है,
सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सर, तो इसमें से जो K+ है और जो OH- आयन है, उन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल आएगी 10 की पावर -8। मैंने कहा बात सही है सर। अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के OH- आयन का कॉमन आयन इफेक्ट आया। सर जैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, आपने हमें बताया था कॉमन आयन इफेक्ट के आने की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि फिलहाल यहाँ पानी है, उसका अल्फा घट जाएगा। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब अल्फा घटेगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। जब अल्फा नॉर्मल कैटेगरी में होता तब 10 की पावर -7 होता। सर आज अल्फा घट गया, वो 10 की पावर -7 नहीं है। मैंने कहा बात तो तेरी सही है। अरे तो फिर आप कैसे निकालें? सर आपने 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7 कर दिया, लेकिन हम कह रहे हैं 10 की पावर -7 नहीं होगा, तो फिर कैसे निकालें? कोई नहीं बेटा, मान लेते हैं वो जो कंसंट्रेशन है वो x है, मान लेते हैं। यहां पे कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 नहीं, कुछ तो है ना, x मान ले। जितना OH- है उतना ही H+ है, वो मान ले। OH- यहां से 10 की पावर -8 है, यहां से x है, तो जो टोटल OH है, जो टोटल OH है 10 की पावर -8 प्लस x है। मैंने कहा बच्चे OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन 10 की पावर -7 नहीं है, सच है, लेकिन उससे भी बड़ा सच है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ का प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ OH- का जो प्रोडक्ट है वो 10 की पावर -14 है, ये पक्का है। OH- आयन कितना है नहीं पता, H+ कितना है नहीं पता, बट गारंटी से एक चीज पता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 10 को -14 है। अब आप यहां पे सारी वैल्यू पुट करो, मतलब H+ कितना है x, OH- कितना है 10 की पावर -8 प्लस x बराबर 10 की पावर -14। यहां बनेगी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, x की वैल्यू को फाउंड करो, ये सारा किस्सा करो, जो x आएगा फिर यहां पे पुट करो, फिर आंसर आएगा। पर भैया आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसका नाम है नीट, इतनी मेहनत नीट के लिए नहीं करनी है। नॉट रिलेवेंट फॉर नीट, नॉट रिलेवेंट फॉर नीट। थ्योरी हो, दिमाग में कंसेप्ट हो, अगर थ्योरी का सवाल आए तो पता हो ऐसा भी होता है, अब हम क्या करते हैं वो भी पता हो। ये रियलिटी है जो मैंने किया। अगर अच्छे सवाल करने हैं तो भैया ये ऐसे ही होगा। बट आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिमाग में हमेशा वो रहे, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में सारा किस्सा हमें नहीं करने की आवश्यकता है। हम लोग इसमें नेग्लिजिबल इफेक्ट मानते हुए, जब आप इसे सॉल्व करते हैं ना एक्स, तो बहुत हल्का सा चेंज आता है, तो हम लोग नेग्लिजिबल इफेक्ट मानते हुए 10 की पावर -7 ही ऐड करके सॉल्व करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा होना चाहिए। इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम हमारे एग्जाम के लिए नहीं करते, वरना 1 घंटे 45 सवाल नहीं कर पाएंगे केमिस्ट्री के भैया। इसका मतलब नेट हाइड्रोक्साइड आयन है 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7। अरे समझ में आया मैंने क्या बोला? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन नेट। हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, राइट राइट। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो OH- आयन कंसंट्रेशन होगी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। कितनी हुई कंसंट्रेशन? 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7। इसे मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -8 प्लस 10 इंटू 10 की पावर -8। यहां से 10 की पावर -8 को कॉमन ले ले, 10 प्लस 1 11 होगा। तो मैं बच्चों यहां से POH लिखूंगा, POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH- आयन। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 माइनस लॉग 11, 8 माइनस लॉग 11। अब आधे बच्चे घबरा जाते हैं, सर लॉग 11 की वैल्यू नहीं दी है, अब हम क्या करें? तो निकाल लेते हैं। कैसे? आप सभी जानते हैं लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, आप सभी जानते हैं 10 के बाद 11 आएगा। ऐसा करते हैं, एक बार log 12 की वैल्यू निकाल के सोच लेते हैं किस रेंज में आएगा। जो log 12 होता है, log 4 इंटू 3 लिख दे, चल जाएगा? चल जाएगा। log 4 इंटू 3 मतलब log 4 प्लस log 3। log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है। जब दोनों को जोड़ो ना बच्चों तो 1.07 आता है। मन हमारा चौंक गया, अरे 10 1 है, 12 1.07 है, तो 11 तो पक्का 1 से ज्यादा, 1.07 से कम है, तो हमने हाफ कर दिया, मतलब 1.07 का हाफ कर दिया। तो ऑन एन एवरेज हमने इसे 1.04 ले लिया। तो जो log 11 है बच्चों, उसकी वैल्यू है 1.04। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, तो यहां से POH की वैल्यू आती है 6 पॉइंट, सॉरी, हमारे पास POH की वैल्यू आ गई, क्लियर? हमारे पास POH की वैल्यू आ गई 6.96, राइट। लेकिन सवाल हमसे POH नहीं PH पूछा है,
तो जो pH है वो है 14 minus 6.96 which comes out 7.04. So the pH for this solution 7.04 जो कि जायज भी है। बेसिक सॉल्यूशन है तो थोड़ा सा 7 से ज्यादा तो बनता था यार। बेसिक सॉल्यूशन है तो थोड़ा सा 7 से ज्यादा तो बनता था। क्या मैंने इस सवाल में आपको जितने कंसेप्ट बताए वो सारे समझ में आए? एक्चुअलिटी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी के सवाल आए तो आपको क्या सोचना है, ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है, राइट? लेकिन हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इतने ऐसे सवाल नहीं आते, सिंपल सिंपल अपने करना है। अगर आप सब सीख गए तो आइए आज की क्लास का आखिरी सवाल करते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पे है नेक्स्ट सवाल। ये दो सवाल है, अगला वाला भी सिंपल ओरल है, जल्दी जल्दी कर लेंगे, 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। सभी लोग, आप सबके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों से बन गया यार, आप सब बहुत अच्छे हैं। 10 की पावर -8 मोलर HCl, नॉर्मेलिटी भी यही है, मोलैरिटी भी यही है, यही कंसंट्रेशन ऑफ H+ है। क्योंकि बहुत सोल्यूशन डाइल्यूट है तो जो नेट कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगा ना बच्चों, 10 की पावर -8 + 10 की पावर -7 से निकलेगा। अरे ये तो पहले वाला कैलकुलेशन हो गया, बिल्कुल ही पहले वाला कैलकुलेशन है। तो पीएच वैल्यू आ गई 6.96, बहुत अच्छे, द करेक्ट आंसर, और बनता भी है। अरे यार 10 की पावर -8 है, पानी में मिला तो एसिड रहे हो ना, जब पानी में एसिड मिलाओगे तो पीएच 7 से कम तो बनता है ना 25 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ नहीं बोला है तो 25 ही मान के चलेंगे, तो पीएच 7 से कम बनता है, 7 से ज्यादा तो सोचने नहीं है। अरे यार एसिड मिला रहे, थोड़ा बहुत तो पीएच घटेगा बच्चे। ठीक है, अगर समझ गए तो अगला सवाल बहुत ट्रिकी है, बहुत मजेदार है, आपका आंसर चाहिए, बस आखिरी सवाल है। कितना आसान है नहीं? मोलैरिटी बराबर नॉर्मेलिटी बराबर 5 × 10 की पावर -10। बच्चा कहता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर 5 × 10 की पावर -10 प्लस 10 की पावर -7। हेलो, नेट H+ बच्चा ऐसे करता है, सॉल्व करता है और फिर आंसर बताता है। काहे को इतनी मेहनत करना सर, क्यों? अरे यार 10 की पावर -10 वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है सर, तो क्या वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एसिड मिलाया है, बात पक्की है 7 से कम आएगा पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर। सही बात है, जब 10 की पावर -8 का 6.96 आया, H+ ज्यादा तो पीएच घटेगा। जब और डाइल्यूट कर दिया, और मुझे पता है 7 से कम ही आना है, 7 से ज्यादा नहीं आ सकता, और डाइल्यूट कर दिया तो अरे यार 6.96 थोड़ा ज्यादा ले लो ना, लो 6.99 ले लो। या याद रखो वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो लगभग 7 ही होता है। याद रखो वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो लगभग 7 ही होता है। आई होप आप सबको समझ में आया। 6.98 ले लो, अरे 99 ले लो, अरे अप्रॉक्स 7 ले लो, एक बच्चे ने लिखा है अप्रॉक्स 7 बट लेस देन 7। जी हाँ, क्योंकि एसिड मिलाया तो थोड़ा सा तो पीएच घटेगा ना, थोड़ा सा घटेगा तो सही। क्या बात है, मैंने आप सबको होमवर्क दे दिया है, अभी बहुत सारे सवाल थे बट टाइम हो चुका है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं इसका जो हैंड आउट है उसे लिंक पे शेयर कर दूंगा, मैं आज यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा बेटा, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है तो मुझे पता नहीं कहाँ क्लिक करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। सभी के पास लिंक है, फिर भी अगर किसी बच्चे के पास लिंक नहीं है तो मुझसे मैसेज करके लिंक ले लेना, आई होप अब सबके पास है, ठीक है। थैंक यू सो मच।